ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों का टॉपिक है स्टैटिक्स। दो चैप्टर हम लोग जेईई मेंस की वजह से पढ़ेंगे, स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। इन दो से एक एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखोगे तो हमेशा आया है। और ये वो चैप्टर हैं जो आप अगर मेरे साथ 2-3 घंटे पढ़ते हैं तो आप 100% एग्जाम में करके आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। 2-4 फॉर्मूले हैं, उनको बस अच्छे से जानना है। और अगर आप उन फॉर्मूलों पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप क्वेश्चंस को करके आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक स्टैटिक्स। तो अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, तो स्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग बेटा दो तरह की चीजों को पढ़ेंगे। एक होगा हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा होगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो अगर स्टैटिक्स के अंदर मैं बात करूं तो हम लोग आज दो चीजों की स्टडी करने वाले हैं। एक है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके 3 टॉपिक आते हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड। और यहीं पे अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करेंगे तो आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाएगा कि आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इन चीजों से जुड़ी हुई बातों की स्टडी की जाएगी। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड की स्टडी करेंगे और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करें। आगे और चल के अगर मैं चाहूं इस चैप्टर का डिवीजन करना तो मीन के अंदर हम लोग 3 तरह के मीन को पढ़ेंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। तो मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं आपको आराम से समझाते हुए कि मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका क्या है अप्रोच, कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। और उसके बाद हर एक फॉर्मूले पे एक एक सवाल बता करके मैं पहले इस चैप्टर की थ्योरी को ओवरऑल कंपाइल करूं और उसके बाद इसके एंड में मैं जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ताकि आप कंफर्टेबली जान पाएं कि 4-5 फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं और जो कंसेप्ट हम लगाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो ये हम लोगों का अप्रोच रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही बेसिक 0 लेवल क्वेश्चंस को करेंगे हर एक के साथ, हर टॉपिक के साथ। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो प्रीवियस ईयर में जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग डील करेंगे। इन 2 चैप्टर्स की, जो कि मैंने पहले भी बात की आपको, स्टैटिक्स की और मैथमेटिकल रीजनिंग की, यही खास बात है बेटा कि ये कम टाइम में 100% श्योरिटी के साथ आपको जेईई मेंस में स्कोर करवाता है। अगर मैं बोलूं कि किसी को 2 ही घंटे बचे हैं, 3 ही घंटे बचे हैं और जेईई मेंस का पेपर देना है, तो मैं उसे कुछ पढ़ने को नहीं बोलूंगा, मैं स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने बोलूंगा, क्योंकि ये वो 2 चैप्टर हैं जो 2 घंटे में भी हो सकते हैं। अगर आपने कभी भी देख रखा हो, आखिरी के 15-20 मिनट में भी आप फॉर्मूले देख के चले जाते हो तो आपका हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को अगर आप एक बार मेरे साथ कर लेते हैं और बाद में सिर्फ एक बार भी देख करके पेपर देने जाते हैं तो 100% 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए जेईई मेंस में। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, जरूरी नहीं है जेईई मेंस से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टैटिक्स के अंदर जब मैं बताऊंगा कि मीन है, ये क्लास इंटरवल है, ये अब 0 से 10 का क्लास इंटरवल है तो मिड वैल्यू 5 है तो 5 को ही पकड़ेंगे,
तो कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर अगर 0 से 10 के बीच में सारे बच्चों के 9 ही स्कोर आए हुए हों, तो उन सब चीज़ों के लिए मीडियन में जब डाटा आपके पास आएगा तो 1000 तरह के सवाल आपके दिमाग में उठेंगे, और वो सारे के सारे सवाल बेटा जेन्यून है। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये बात कह देना चाहता हूं कि स्टैटिक्स इज नॉट ए परफेक्ट साइंस, एब्सोल्यूट साइंस ये नहीं है, ये एस्टिमेटेड साइंस है। स्टैटिक्स के अंदर कभी भी किसी चीज के परफेक्शन की बात नहीं की जाती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा अपनी क्लास में देता हूं, इसलिए आप सबको भी समझा रहा हूं, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहां पे किसी भी बात को बहुत ज्यादा नहीं पकड़ना है कि ये ही हो जाएगा तो क्या करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, मान लीजिए दिल्ली का एम्स बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, ठीक है बेटा। उस हॉस्पिटल के अंदर पिछले 10 साल, 15 साल और 20 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो हम ये ट्रैक रिकॉर्ड में पाए हैं कि वहां पे पर डे 100 ऑपरेशन होते हैं, महीने के टोटल 3000 30 इंटू 100, तो आपको 30 इंटू 100 क्या होगा 3000। तो मान लो ये डाटा है, ये एवरेज है कि एवरी मंथ 3000 पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है और उसमें से 30 पेशेंट की मौत होती है। तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज 100 पेशेंट का डेली ऑपरेशन होता है और डेली एक पेशेंट की मौत होती है। अब मान लीजिए कि एम्स के अंदर आपके किसी रिलेटिव का ऑपरेशन होना है किसी पर्टिकुलर तारीख को, और उस दिन 99 ऑपरेशन हो चुके हैं और सारे लोग स्वस्थ हैं, कोई नहीं मरा, आपके पेशेंट का नंबर 100 है। तो अब आप क्या करोगे, ऑपरेशन करवाओगे, क्योंकि उनका नंबर तो 100 है, और अगर एवरेज की बात करोगे तो 100 में से एक आदमी मरता है। तो आप उनका ऑपरेशन करवाओगे या डॉक्टर को बोले कोई बात नहीं सर अगली डेट दे दो, मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। तो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एस्टिमेटेड साइंस है। हो सकता है किसी एक ही दिन 10 लोग मर गए हों, हो सकता है किसी एक ही दिन 15 लोग मर गए हों, हो सकता है लगातार 500 लोग ना मरे हों। तो जो साइंस का स्टूडेंट होगा बेटा, जिसको मैथमेटिक्स आती होगी, वो उस दिन आराम से जाएगा, अपने पेशेंट का ऑपरेशन करवाएगा और जो होना होगा गॉड विश वो चीज होगी। बट एक लंबे समय के अंतराल पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज रहती है, मान लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लो, मान लो हम विराट कोहली के करियर को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि हर 5 वनडे के बाद वो एक सेंचुरी मारता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 5th वनडे पे एक मारेगा, अब 10वें वाले पे सेंचुरी मारेगा, 6ठे वाले पे नहीं मारेगा, 7वें वाले पे नहीं मारेगा। लेकिन एक गैप है ना, एवरेज क्या कहती है कि आफ्टर एवरी 5th वनडे ही स्कोर से 100। तो इसीलिए बड़ी प्लानिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे लेवल पे अगर आप इफ बट निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, बट उसको आपको इग्नोर करके चलना है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, परफेक्ट साइंस नहीं है। इसीलिए एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पे पूछा जाता है। आपके कॉमन सेंस को वहां पे आपको नहीं लगाना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो स्टैटिक्स के अंदर 2 तरह की स्टडी होगी बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 बातें पढ़ी जाएंगी, मीन, मीडियन, मॉड। मीन के अंदर 3 बातें पढ़ी जाएंगी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर 3 बातें पढ़ी जाएंगी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। थोड़ी बहुत एक आधी चीजें जो कहीं ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाती है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हमारा जो पहला टॉपिक होगा मीन, और मीन के अंदर हम स्टडी करेंगे अर्थमेटिक मीन की। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन। इफ x1, x2, x3, xn आर n डाटा, या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, देन देयर arithmetic mean is
डिफाइंड एज am इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास n डाटा है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं x1 x2 x3 xn बाय n, और ये हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। कई बार am या आप इसको कई जगह देखेंगे कि x बार से भी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर इसको x बार से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है बच्चे। तो मीन पोजीशन को बताता है, तो अर्थमेटिक मीन हो गया x बार हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। अब इस चीज को बताने का एक और तरीका है कि x बार इज इक्वल टू a, x बार इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई n सिग्मा di, i इक्वल टू 1 से n, a प्लस 1 बाई n सिग्मा di i इक्वल टू 1 से n, where a इक्वल टू assumed mean and di इक्वल टू xi माइनस a, di इक्वल टू xi माइनस a। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ही जो फॉर्मूला है बेटा ये कैसे काम करता है। मैंने क्या बताया, हम लोग बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से इस चीज को भी समझेंगे। तो मान लीजिए कि मैं कोई भी 5 डाटा ले लेता हूं, से 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 6 नंबर है मेरे पास। तो नॉर्मल x बार क्या हो जाएगा मेरा, तो अगर मैं x बार की बात करूं तो ये मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बाय में 6 एंड दिस विल बी 4, 3 3 6 6 5 11 11 और 13 हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 6। तो ये तो एक मेथड है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं आपको कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपके ऊपर है, आप इसके बीच में कोई भी नंबर, या तो इसके बीच से हो या कोई भी एक नंबर आप मान लीजिए अपनी तरफ से, एज्यूम्ड मीन। तो मान लीजिए कि मैं 5 को मान लेता हूं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है बेटा। तो एज्यूम्ड मीन जो है मैं 5 को मान लेता हूं बेटा अपनी तरफ से कि ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है। एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 5। तो आप इस डाटा के हिसाब से देखेंगे तो डी आई की बात करते हैं, d1 क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। d2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। d3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। d4 क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। d6 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। d5 हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 एंड d6 क्या हो जाएगा बेटा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो यहां से अगर मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं 5 को, तो d1 हो जाएगा बेटा ये -4, d2 हो जाएगा -3, d3 हो जाएगा -2, d4 हो जाएगा 0, d5 हो जाएगा 1 और d6 हो जाएगा 2। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका x बार क्या है, तो x बार इज इक्वल टू a, यानी कि एज्यूम्ड मीन है मेरा 5 प्लस 1/6 सिग्मा डी आई, और डी आई क्या है बेटा, तो -4 प्लस में क्या लिखेंगे, -3 -2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये 1 और -3 को काटोगे तो -2 हो जाएगा। सो x बार इज इक्वल टू 5 प्लस -6/6 इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि यहां एज्यूम्ड मीन के फॉर्मूले से भी वही बात आ रही है, इस तरीके से भी जो डायरेक्ट आई थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, ठीक है बेटा, कि सर क्यों किया ऐसा, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया हमने, ये आसान नंबर था, ऐड कर दिया 4 आ गया, क्यों इसके पचड़े में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है बेटा कि ये फॉर्मूला भी हमने सीखा है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं।
अब मान लो आपको 7 डिजिट का, एक 8 डिजिट का, 9 डिजिट का कोई नंबर मिल गया और वैसे 50 नंबर हैं जो आपस में 5, 20, 25, 30 या 100 के वेरिएशन में है या 200 के वेरिएशन में है। आपको उन 10 डिजिट्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा और फिर आपको उसके साथ जो है ये डिवीजन का प्रोसेस कैरी करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं 50 या 100 जो भी आपके पास है 10 डिजिट नंबर्स में से किसी एक डिजिट को एज्यूम्ड मीन बना लेते हो तो उनके आपस के डिफरेंस जो है वो काफी छोटे होंगे और फिर उन डिफरेंस की कैलकुलेशन करना, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। तो जब डाटा का साइज बड़ा होता है तब लगातार कई सारे नंबर्स को ऐड करने से बेहतर होता है ये रिजल्ट को लगाना। अगर डाटा का साइज छोटा है बेटा, उनका एडिशन इजी है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, तो उस वक्त फिर हम यही डायरेक्टली x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n ये रिजल्ट को लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन पे सबसे बेसिक चीज था कि डायरेक्ट अगर डाटा है तो क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको हम लोग क्या देते हैं, अनक्लासिफाइड डाटा। अर्थमेटिक मीन आप चाहो तो, क्योंकि किसी के साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कभी भी कहीं भी आ रहा है जा रहा है। ठीक है बेटा तो ये चीज हमारी हो गई अर्थमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा। इसको हम कह सकते हैं अनक्लासिफाइड डाटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा में क्या होगा कि हमारे पास एक इंटरवल होगा, एक मीन होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, इंटरवल का मीन निकालेंगे, एक्स की तरह काम करेगा, या डायरेक्टली हमारे पास x1, x2, x3, xn दिया होगा, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को अटैच किया गया होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव फॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इफ x1, x2, x3, xn आर n ऑब्जर्वेशन या कह लो डाटा whose corresponding frequency is given by f1, f2, f3, fn, then their arithmetic mean x bar is equal to क्या हो जाएगा बच्चे, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x3 f3 से xn fn डिवाइडेड बाय xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 से fn। ठीक है, इसी चीज को हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं बेटा, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा xi fi i इज इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi i इक्वल टू 1 से n। तो क्लासिफाइड डाटा के केस में हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो ये हो जाएगा। अगेन हम इसको भी एज्यूम्ड मीन से एसोसिएट कर सकते हैं बेटा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 से n। ऑब्वियसली डी आई इज एक्स आई माइनस ए। ठीक है बच्चे, तो अगर क्लासिफाइड डाटा है जहां x1 मान लीजिए f1 टाइम्स आ रहा है, x2 f2 टाइम्स आ रहा है, x3 टाइम्स आ रहा है, इस तरीके से, तो उस सिचुएशन में हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो ये हो जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि इसका ओवरऑल क्या मतलब है, तो मतलब ये बेटा कि x1 जो है वो f1 टाइम्स आ रहा है, तो क्या लिखते, x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1 f1 टाइम्स प्लस x2 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x2 f2 टाइम्स प्लस x3 प्लस x3 प्लस x3 ऐसे f3 टाइम्स। तो बनता तो यही ना, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 से xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 से fn।
तो ये हमारा क्लासिफाइड डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन है। अब एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर दो बातें देखेंगे इसके अंदर। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है हाई स्कूल लेवल का। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। किसी क्लास का मान लो 60 नंबर का पेपर हुआ है, तो 0 से 10 के बीच में 12 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 18 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 27 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में 20 बच्चे हैं। इस तरीके से हमारे पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें इसका पूरी क्लास के मार्क्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम अपना एक टेबल बनाएंगे मार्क्स का जो हमारा है इंटरवल ये। फिर हम क्या करेंगे कि हम जो इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, फिर हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको अपन F से इंडिकेट कर सकते हैं बेटा। तो हमारा मार्क्स हो गया मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट हमारा इंटरवल हो गया बेटा 50 से 60, 50 से 60। तो जब कभी भी हम ये टेबल बनाते हैं बेटा, तो जो हमारी इस तरह से क्लास इंटरवल एक दिया हुआ है, तो इसका हम एवरेज लेते हैं, वो हमारा डाटा या ऑब्जर्वेशन होता है। तो 0 से 10 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या कह लो कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 0 + 10/2 दैट इज 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 55। तो ये हमारा हो जाएगा x। फ्रीक्वेंसी अपने को पहले से दी हुई है बेटा सबके क्रॉसपॉन्डिंग। तो 12, 18, 27, 20, 17 और 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें XI FI निकालना था बेटा। तो FI XI जो हम निकालने जा रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे और ये एक हमारा टेबल बन जाएगा यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से जो जो चीजें हमें चाहिए वो। तो 12 × 5 क्या हो जाएगा बताइए, 60, 15 × 18 तो 180 और 90 क्या हो जाएगा 270। यहां पे देखो 25 × 27 तो 25 × 25 625 प्लस 50 675, 35 × 20 तो 350 गुने 2 700 और ये 45 × 7 और 55 × 6 तो 55 × 6 हो गया आपका 330 और ये 45 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900 में से 135 को कम कर लीजिए। तो 900 में से 135 को कम करेंगे तो 765। आई होप दिस इज द डाटा। अब हम इसको ऐड करेंगे बेटा। तो देखिए 7 6 13 23 20 और 27 तो 23 और 27 हो गया 50 50 20 70 और 70 और ये 18 20 आपका आ गया 30। तो ये टोटल सिग्मा FI जो है हमारे पास, सिग्मा FI I = 1 से n दिस इज इक्वल टू 100। सिग्मा FI जो है वो हमारे पास क्या आ गया 100। ऐसे ही सिग्मा XI FI, तो इस काउंटर को जब आप ऐड करेंगे सबको, सिग्मा FI XI I = 1 से n, तो इस सबको आप लोग ऐड करेंगे। तो इसको जब ऐड कीजिएगा 0 0 5 5 तो एक हो गया आपको 0 यहाँ पे मान लो, फिर एक बचा 6 1 7 7 14 7 21 21 21 और 9 ये हो गया देखो 6 1 7 7 7 14 14 7 21 21 6 27 और 27 और 3 कितना हो गया आपका 27 और 3 हो गया 30। तो 30 21 9 30 बच गया 3 2 और 1 3 2 3 5 5 6 5 11 11 7 आपका हो गया 18 18 और 7
और 3 10 तो 28, तो ये आपका हो गया बेटा 2800। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इस टेबल से सिग्मा एक्सआई एफ आई भी आ गया और सिग्मा एक्सआई भी आ गया, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा बेटा सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई आई इक्वल टू 1 से n एंड दिस इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज फाइनली इक्वल टू 28। तो क्लास में जो बच्चों के, जो 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज है वो है 28। तो इसमें यही बस थोड़ा मेहनत का काम होता है बेटा। ये तो मैंने बड़ा सिंपल डाटा लिया ताकि क्लास में कम टाइम लगे, समझाने में परेशानी ना हो। यहाँ पे हो सकता है बड़े बड़े 100 वाले इंटरवल होते, फुल मार्क्स का चार्ट आ जाता, फ्रीक्वेंसी बड़ी होती, तो उसके हिसाब से बस इसका यही चैलेंज है कि कैलकुलेशन में मुझे या आप सबको हम सबको पैसेंस रखना होता है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, जो गिवन फॉर्मूला है वो हर जगह काम करेगा और आपका 100% श्योर रिजल्ट आएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट वेटेड अर्थमेटिक मीन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये हमारा सिंपल होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या है जो हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफाइड अर्थमेटिक मीन, इट इज 100% सेम। ये कि वहाँ पे इंटरवल वगैरह था, हम लोग मीन ले रहे थे, यहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी के साथ एक वेट जो है वो असाइन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, इफ corresponding weight of x1, x2, x3, xn is w1, w2, w3, wn, then weighted arithmetic mean is equal to x1 w1 plus x2 w2 से xn wn by w1 plus w2 से wn। इसी को आप लिख सकते हैं बेटा इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 से n w1 wi xi by सिग्मा i इक्वल टू 1 से n wi। तो इट इज 100% से, नाम से कई बार अलग क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, सीधा फ्रीक्वेंसी है और करस्पॉन्डिंग उनकी जो वेट्स हैं वो बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। इस पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन, फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट n natural numbers. Find the weighted arithmetic mean of first n natural number. The weights being the corresponding numbers. The weights being the corresponding numbers. ठीक है बच्चों, तो सिंपल है कि पहले n नेचुरल नंबर क्या सब है, तो 1 2 3 4 5 से लेकर के n तक, और उनके साथ वेट भी क्या एसोसिएटेड है, तो वही 1 2 3 4। तो x1 is 1, x2 is 2, x3 is 3, xn is n, w1 is 1, w2 is 2, w3 is 3 and wn is n। तो आपका यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा बेटा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 से लेकर के n इंटू n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n। तो
तो ये हो गया हमारा सिग्मा एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 से n, आर वेरी फ्रॉम 1 से n। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 कट जाएगा, ये 6 से बेटा आपका 2 कट जाएगा, एंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन विल बी ऑब्टेन्ड एज 2n प्लस 1 बाई 3। सो दिस इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? इट इज वेरी सिंपल, जस्ट एक क्वेश्चन छोटा सा लेकर के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू क्लासिफाइड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। नाउ वी विल सी द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हम लोग देखेंगे बेटा, तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए एंड देन लेट्स मूव टू कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या होगा कि मुझे एक सीरीज है जिसका मीन मालूम है, कोई दूसरी सीरीज है जिसका मीन मालूम है, और फिर मुझे ओवरऑल मीन निकालना है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों की वेट का मुझे मीन मालूम है, दूसरे भी क्लास के बच्चों की मीन का मुझे वेट का मीन मुझे मालूम है। अब ओवरऑल अगर दोनों क्लास को मर्ज कर दिया जाए तो मीन क्या होगा? तो अब ये डिपेंड करेगा, पहले वाले क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ और हो सकते हैं, दूसरे वाले क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कुछ और हो सकते हैं। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा कि इफ टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन is given and their arithmetic mean is x1 bar and x2 bar and number of observation is n1 and n2, then arithmetic mean of the combined system, दोनों को जब मिला देंगे तो x12 बार इज इक्वल टू x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 बाय n1 प्लस n2। यहां पे x1 बार क्या है? तो पहले सेट का मीन। x2 बार क्या है? दूसरे सेट का मीन। n1 क्या है? पहले सेट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n2 क्या है? दूसरे सेट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और x1 x2 बार क्या है? तो कंबाइंड, दोनों सेट का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरल बात है, हम लोग समझ सकते हैं। और इस पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो उसको हम लोग देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल देखिए। The average salary of male employees in a firm is 5200 and that of female was 4200. The mean salary of all employees is 5000. Find the percentage of male and female employee. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेल एम्प्लॉय, तो मान लीजिए उसको मैं कैपिटल एम से इंडिकेट करता हूँ, तो इनकी जो सैलरी है ये है बेटा 5200 एवरेज सैलरी, और N1 मान लेता हूं मैं इनका नंबर। जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको मैं कैपिटल F से इंडिकेट करता हूं, इनकी जो मीन सैलरी है वो है 4200, और N2 को मैं मान लेता हूं इनका नंबर। अब मुझे क्या चाहिए? तो अब मुझे चाहिए भाई, ये मान लो फीमेल एम्प्लॉय M बार और F बार, तो मुझे चाहिए MF बार। ठीक है, मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं इधर भी लिख देता हूं, ये हो गया x1 बार और ये हो गया बेटा x2 बार। तो x1 x2 बार यहां पे x12 बार ऐसे लिख लो, या x1 बार, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा 5200 इंटू n1 प्लस 4200 इंटू n2
बाय में क्या आ जाएगा बेटा, बाय में आ जाएगा n1 प्लस n2, और ये क्या दिया हुआ है, मीन सैलरी ओवरऑल क्या दी हुई है, तो जो ओवरऑल मीन सैलरी है इट इज गिवन एज 5000, ये हमारे पास है 5000। तो अगर मैं इसको यहां से सिंप्लीफाई करता हूं बेटा तो मुझे मिलता है 5200 n1 प्लस 4200 n2 इक्वल टू 5000 n1 प्लस 5000 n2, करेक्ट। 5000 को इधर ले आइए तो 200 n1 इक्वल टू 800 n2, तो यहां से पता चल गया कि n1 बाई n2 इज इक्वल टू 800 बाई 200 दैट इज 4/1, ठीक है। तो n1 इज टू n2, क्लियर है, n1 इज टू n2 इज 4:1, तो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय क्या हो जाएगा बेटा 80%, ठीक है। 4:1, 4 मेल एम्प्लॉय और 1 फीमेल एम्प्लॉय है, तो 100 में कितने हो जाएंगे, 80 मेल एम्प्लॉय और 20 फीमेल एम्प्लॉय। सो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इज 80%, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इक्वल टू 20%। तो इस तरीके से हम लोग बेटा मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम लोगों ने सीधा फॉर्मूले को लगाया है, वहां से n1 इज टू n2 को निकाल करके और फिर परसेंटेज निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। तो ये 4 चीजें हम लोग अर्थमेटिक मीन के अंदर पढ़ते हैं बेटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, वेटेड अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। सबसे लंबा अर्थमेटिक मीन ही चलता है, बेसिक है, इसमें ये कंबाइंड वगैरह 1-2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम लोग। अब ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, बाकी सारी चीजें एक एक फॉर्मूला और एक एक क्वेश्चन के साथ खत्म होती है। सो आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहां पे बेटा 2 चीजें देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा से स्टार्ट करता हूं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा। तो इफ x1, x2, x3, xn are n non-zero पॉजिटिव नंबर्स, नंबर्स कह लो बेटा, ऑब्जर्वेशन कह लो, डाटा कह लो, सब एक ही बात है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आर एन नंबर्स, ऑब्जर्वेशन, डाटा, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज, ठीक है बेटा, जीएम कह लो, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैसे डिफाइंड है, तो x1, x2, x3, xn सबका प्रोडक्ट और उसकी पावर में 1/n, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, तो इसमें क्या होगा बेटा, आपके साथ जो ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसीज भी अटैच्ड होगी। तो आ जाएगा इफ x1, x2, x3, xn are n non-zero positive observations and f1, f2, f3, fn are their corresponding frequencies
then their ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा बेटा इनका ज्योमेट्रिक मीन? तो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने से पहले देखिए क्या होगा, x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू x1 कितनी बार आएगा? f1 टाइम्स आएगा। तो क्या लिखोगे? x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 से लेकर के xn की पावर fn, और इस होल की पावर में क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाय f1 प्लस f2 से लेकर के fn। फॉर्मूला सबसे रॉ फॉर्मेट में बेटा ऐसे आता है, जी से इंडिकेट कर दो, तो सबसे रॉ फॉर्मेट में जो आपका फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो लॉग जी इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। लॉग लगने की वजह से बेटा ये पावर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 बाई एन, वेयर एन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2, वो मैं आगे लिख दूंगा, और लॉग x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 से लेकर के xn की पावर fn। अब आप जानते हो बेटा कि लॉग में अगर कोई चीज प्रोडक्ट में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 1 बाई एन लॉग x1 की पावर f1 प्लस लॉग x2 की पावर f2 एंड सो ऑन लॉग xn की पावर fn। ठीक है बच्चों? तो अब देखो log g क्या हो गया, तो आपका ये जो log g है ये हो गया 1 बाई एन, और अब पावर जो होती है log में उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरफ नीचे ला करके। तो ये हो जाएगा बेटा f1 log x1 प्लस f2 log x2 से लेकर के प्लस fn log xn, fn log xn। ठीक है बच्चे, ये चीज आ गई। अब इसी को आप चाहो तो log को यहां से हटाना चाहो तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लग जाएगा। तो मैं अब इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख सकता हूं बेटा कि g इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बाई एन इंटू सिग्मा एफ आई लॉग एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 से n, और कैपिटल N क्या है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 से n इक्वल टू f1 प्लस f2 से लेकर के बेटा fn। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा के लिए। नॉर्मली बुक में बेटा ये फॉर्मूला दिया हुआ होता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई होती है, तो इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको करके दिखला दिया कि कैसे ये फॉर्मूला हम लोगों तक आता है। आप एंटी लॉग लगाना चाहते हैं आप यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो 1 बाय एन लॉग ये आ जाएगा, और फिर हटाएंगे तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं g इज इक्वल टू 1 बाई एन, g इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बाई एन सिग्मा लॉग एक्स आई इक्वल टू 1 से n। तो अपन यहां भी लगा सकते हैं बेटा, ऊपर वाले में भी, बट ये प्रोसेस होता है। अब आपको ये समझ में आएगा क्योंकि कैसे कैसे सारी चीजें हुई, लॉग लगाया और फिर एंटी लॉग लगाया तो क्या आ गया, ये अप्रोच है। मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा बेटा, तो या तो लॉग की और एंटी लॉग की जो वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी, या पुराने टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन पेज होता था, फर्स्ट पेज होता था इंस्ट्रक्शन वाला, उस पे एंटी लॉग की और लॉग की जो जरूरत की वैल्यूज होती थी वो लिखी हुई होती थी। तो जब भी आप पेपर के अंदर ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन देखें और आपको लगे कि नहीं इसमें एंटी लॉग लग सकता है, इसमें लॉग लग सकता है, तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप इंस्ट्रक्शन पेज पे जाकर के, जहां पहले इंस्ट्रक्शन में हिंट दिए होते हैं, तो वहां पे जाकर के देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ होगा लॉग टेबल याद करके एग्जाम में जाना या एंटी लॉग टेबल याद करके एग्जाम में जाना। एग्जामिनर हमसे ये कभी भी उम्मीद नहीं करता है, तो आप कभी भी ना सोचें कि सर ये एंटी लॉग में जब कुछ आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर या इंस्ट्रक्शन पेज पे गिवन होगा। I hope it is clear. So now we will take a question on geometric mean.
एंड देन यू विल सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है ज्योमेट्रिक मीन पे। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन ए सर्टेन वेरिएबल वाज कैलकुलेटेड एज 16.2. It was later discovered that one of the observation is wrongly recorded as 12.9. In fact, it was 21.9. Apply appropriate correction and calculate the correct geometric mean. Given log 21.9, log 12.9, log 16.2 और anti-log 1.2325, ये सब वैल्यूज अपने को गिवन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन का एक ओवरऑल थीम देखें तो क्या है कि 10 डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना था, उसमें से एक डाटा की जगह गलती से कुछ और लिखा चला गया, और जो कुछ और लिखा चला गया उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन निकल चुका है। बाद में पता चला है कि किसको किससे रिप्लेस किया था, तो एक अब अप्रोप्रिएट करेक्शन करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो होता है जी, एक्चुअल में ऐसा होता, और हमारी जो 10 एंट्रीज हैं वो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ये हमारी 10 एंट्रीज हैं बेटा। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, सबके प्रोडक्ट की पावर 1/10। अब लेट्स से कि x1 में गलती हुई, x1 की जगह x1 डैश कर देते हैं, जो गलती से लिख दिया गया। तो x1 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन x1 ना लिखा जाके x1 डैश गलती से लिख दिया गया। तो जो गलती से लिख दिया गया बेटा, उससे मैं इस सीरीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये चीज बन जाएगी ऐसे x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 की पावर 1/10। तो आपका जी देखो क्या हो गया, x1 बाई x1 डैश की पावर 1/10 इंटू x1 डैश, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 की पावर 1/10। सो दिस इज द सिचुएशन। अब क्या है बेटा, तो जो नया चेंज आया है, जो गलती से मान लीजिए x1 को मैं मान लेता हूं कि गलती हुई थी, रेस्ट x2 टू x10 एवरीथिंग इज करेक्ट एज इट इज। तो x1 जो कि 21.9 होना चाहिए था, उसकी जगह मैंने 12.9 लिख दिया, तो उसको मैंने x1 डैश से रिप्लेस कर दिया। समझाने के लिए मैंने ये सारा काम किया। देखो तो अब 12.9 लिखने के बाद, x1 डैश गलती लिखने के बाद जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 16.2। तो g इज इक्वल टू x1 करेक्ट जो था वो था 21.9 बाई x1 डैश जो इनकरेक्ट था 12.9 की पावर 1/10। और ये जो वैल्यू है बेटा x1 डैश x2, इसका तो ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल चुके हैं, एंड दिस ज्योमेट्रिक मीन इज 16.2 करेक्ट। तो ये सिचुएशन है। अब मुझे यहां से g की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ log लगा देता हूं। तो log लगाने के बाद मुझे मिल जाएगा log g इज इक्वल टू, log लगाओगे तो ये पावर जो है बेटा इधर आ जाएगा, log, या रुको मैं 2 स्टेप में कर देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। 21.9 12.9 की पावर 1/10 प्लस log 16.2। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये रह गया। अब पावर को इधर ले आइएगा तो log g क्या हो जाएगा, log g हो जाएगा 1/10। ठीक है बेटा, और फिर यहां से log 21.9, log 21.9 माइनस log 12.9, log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n प्लस log 16.2। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सो log g इज इक्वल टू 1/10, और देखिए कि वैल्यूज दी हुई है, 21.9 की वैल्यूज दी हुई है बेटा 1.3404 माइनस 1.110। ठीक है, 6, तो 21.9 है 1.3404 ये, प्लस log 16.2 की वैल्यू दी हुई है 1.2095। तो log g क्या आ जाएगा बेटा, log g हमारे पास हो जाएगा ये 1/10
सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो 4 में से 6 गया तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे इधर आ गया था तो 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे भी 2, तो 0.2298 0.2298 प्लस 1.2095, ये डेसिमल है बेटा, इधर एडजस्ट कर देंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, और जब आप सारा ऐड करेंगे तो यू विल गेट इट एज 1.2325. सो log g is equal to this one. Log g is equal to 1.2325 after doing all the approximations and this. Now क्या करना है बेटा, एंटी लॉग लेना है, तो अप्लाई एंटी लॉग, एंटी तो g क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लगाएंगे, सो g is equal to एंटी लॉग 1.2325 which is equal to 17.08. ठीक है बेटा. अब आप लोग यहाँ पे ये ना सोचे कि सर ये तो ऐसे ही देख लेंगे, जिसका एंटी लॉग लिया वही आंसर होगा, तो इस तरह से मत सोचिए. जब इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा तो आपको इसके साथ एक दो और मिलते जुलते एंटी लॉग की वैल्यूज दे दी जाएगी कंफ्यूज करने के लिए, तो इसीलिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बेटा वो इस तरफ नहीं इस तरफ है कि कैसे हमने x1 जो कि सही था उसकी जगह x1 डैश जो कि गलत है उसको रखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसको सेपरेट किया और इस फॉर्मेट में हम पहुंचे. ठीक है, अगर ये आप क्लिक कर लेते हैं तो इसके बाद तो डाटा का काम है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा. सो द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज विल बी 17.08 एंड आई थिंक इट इज वेरी क्लियर द okay. So let's write all the things and then we will move to harmonic mean. ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक मीन के बाद हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरह यहां भी दो तरीके से देखेंगे. हार्मोनिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, हार्मोनिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा एंड अनक्लासिफाइड डाटा. तो पहले अनक्लासिफाइड डाटा देखते हैं. अनक्लासिफाइड डाटा कोई फर्क नहीं होता बेटा. अनक्लासिफाइड डाटा में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, बाकी चीजें हमारे पास सेम रहती है. तो इफ x1 x2 x3 xn are n observations, if x1 x2 x3 are xn are n observations, then their harmonic mean hm is defined as hm equal to n upon 1 by x1 प्लस 1 by x2 से लेकर के 1 by xn. ठीक है बच्चों, अब यही चीज अगर हमारे पास क्लासिफाइड डाटा आ जाए, हार्मोनिक मीन ऑफ क्लासिफाइड डाटा, तो इसमें क्या होगा बेटा कि हमारे जो डाटा है इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाएगी. ठीक है, हमारा जो डाटा है इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाएगी. तो क्या लिखेंगे हम कि इफ x1 x2 x3 xn are n observations and f1 f2 f3 fn are their corresponding frequencies are their corresponding frequencies, then their harmonic mean is defined as,
ये कैसे होगा बेटा, तो HM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 से लेकर के Fn डिवाइडेड बाई F1 बाई X1 प्लस F2 बाई X2 से लेकर के Fn बाई Xn। इसी को अगर सिग्मा की तरह लिखना हो तो हम लिख सकते हैं बेटा सिग्मा Fi i इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi xi i इक्वल टू 1 से सिग्मा Fi अपॉन xi Fi बाई xi i इक्वल टू 1 से n। तो ये हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। तो अगर क्लासिफाइड डाटा है तो फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरीके से काम करेंगे बेटा, और अनक्लासिफाइड डाटा है तो हमारा ये चीज रहेगा। कुछ बुक में इसको भी नीचे ले आते हैं कई बार, तो उससे आपको ये नहीं देखना कि सर ये तो कुछ नया वाला फॉर्मूला है। 1 अपॉन सिग्मा Fi i इक्वल टू 1 से n इंटू में डाल देंगे, ऐसे करके आपको सिग्मा Fi बाई xi i इक्वल टू 1 से n, ऑल थिंग इज सेम। इसी को मैंने यहीं पे डायरेक्टली ऊपर लिख दिया और ज्यादा जनरल वे में, तो यही बात होती है। तो हमारा किसी भी डाटा का जो हार्मोनिक मीन है, अगर क्लासिफाइड डाटा है तो ये, अनक्लासिफाइड डाटा है तो ये दो चीजें हमारे पास रहती है बेटा। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे हार्मोनिक मीन पे, और फिर हमारा ये मीन मीडियन मॉड सीरीज में जो मीन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द हार्मोनिक मीन। मार्क्स है मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, और बच्चों की जो है स्ट्रेंथ है 20, 30, 50, 15 एंड 5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल एक वर्टिकल टेबल बना लेते हैं पहले। मार्क्स जिसको कि x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको कि f से, फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर हम लोग 1/x को निकालेंगे और फिर f/x को निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पहले ये काम किया जाएगा, 1/x, f/x, इन चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे टेबल बनाते हैं हम लोग। तो मार्क्स हो गया 10, 20, 30, 40 एंड द लास्ट इज 50। ठीक है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या एसोसिएटेड है, 10 के साथ एसोसिएटेड है 20, 20 के साथ 30, 30 के साथ 50, 40 के साथ 15 और 50 के साथ 5। अब 1/x, तो 1/10 क्या हो जाएगा 0.100, 1/20 तो 0.050, 1/30। ठीक है बच्चे, तो 1/30 क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है, ये 30 को कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो क्या करो, इसको 25 कर लो, क्योंकि 1 लेना है फिर f/x करना है, तो इट्स बेटर टू टेक इट 25। तो अगर आप यहाँ पे इसको 25 कर लेते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 1/25 को लिखोगे क्या आ जाएगा, तो 0.040, 0.040, फिर 1/40 हो जाएगा आपका 0.025 और 1/50 हो जाएगा हमारा 0.020। अब आप fx लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे f को 1/x से, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे ये, तो 2 इंटू दिस 2, 3 गुने 5 15, तो 1.5। ठीक है, और ये थोड़ा पास लिख दिया। ठीक है, इसको यहां समझना 0.050। ठीक है, और ऐसे को मैं बना ही देता हूं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बच्चों, अब 50 इंटू 40, तो 50 इंटू 50 ये अगेन हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और 15 इंटू 25, तो 25 गुने 15, तो 250 और 125, ये हो गया हमारा 375। और डेसिमल में ये देखना है तो ये हो जाएगा 0.375 एंड लास्ट 5 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 10, तो 0.100। अब क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी 20, 30, 50, 50, 100, 120, तो सिग्मा
एफ आई इज 120, ठीक है बेटा। और इसको ऐड करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई बाई एक्स आई, सिग्मा एफ आई बाई एक्स आई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5.3, तो ये हमारा आ जाएगा 5.975, ठीक है बच्चे, 5.975। तो चलिए निकालते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है बेटा, तो हार्मोनिक मीन विल बी सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई बाय एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से n, आई इक्वल टू 1 से n। सो इट इज 120 डिवाइडेड बाय 5.975। कैलकुलेशन करेंगे जब आप इसका, तो यू विल फाइंड 20.08 एज योर आंसर, 20.08, ठीक है बच्चे। तो दिस विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज। देख लीजिए इसको एक बार, क्या किया हम लोगों ने। तो पहले हम लोगों ने 1/x निकाला, फिर f/x निकाला। अब ये हमेशा यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अर्लियर पहले 30 लिया था, लेकिन अब क्लास में क्वेश्चन करना है, आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैंने बदल दिया। यही पोर्शन इसका इरिटेटिंग रहता है कि आप 1/x निकालें, f/x निकालें। जैसे आप इन सब चीजों को, डाटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला और बाकी चीजें इसके अंदर बहुत ही इजी है बेटा। तो अभी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बाकी चीजें बात की कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर मीन पे हमने फोकस किया है, और 3 तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सबसे ज्यादा टाइम अर्थमेटिक मीन में, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें होती है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन वगैरह निकालते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग मीडियन देखेंगे, मॉड देखेंगे, और बाकी चीजों को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।